फर्स्ट सेक्शन जो पार्ट ए कैरी करता है, MCQ कैरी करता है, वो कैरी करता है 50 मार्क्स का वेटेज, विच इज़ वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा है भाई, है ना। भले ही IIT JAM की कट ऑफ 20-30 ऐसे चली जाती है, लेकिन 20-30 पे एडमिशन कहीं भी नहीं होता, वो जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स है ना, उसमें एडमिशन कहीं भी नहीं होगा अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। पहली यूनिट है मैकेनिक्स और दूसरी यूनिट है EMT। ये दोनों ही यूनिट ऐसी हैं जो टाइम भी मांगती हैं और प्रैक्टिस भी मांगती हैं। तो अगर आपने इनको टाइम दिया उतना ही बेटर परफॉर्म कर पाओगे एग्जाम में। लेकिन अगर सोचो कि भाई पढ़ लो और खत्म हो गया मामला, अब क्वेश्चन हो जाने चाहिए, ऐसा नहीं होगा। एक ही टॉपिक के लिए अगर 50 अलग अलग पर्सपेक्टिव लेने जाओगे तो फिर बहुत कंफ्यूज हो जाओगे चीज़ों को लेकर। इसलिए सेटल डाउन करिए कि भाई यहाँ से चीज़ें पढ़नी है और ऐसे चीज़ें पढ़नी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू PW चैनल ऑफ IIT JAM एंड CSIR NET। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं IIT JAM के स्ट्रैटेजी प्लान की, कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब आप स्ट्रैटेजी प्लान करने वाले हैं किसी भी पेपर के लिए। आज की क्लास में, आज के वीडियो में स्पेसिफिकली बात करने वाली हूँ IIT JAM के बारे में। तो IIT JAM का पेपर, सबसे पहले तो आपको कुछ चेक पॉइंट्स है जिनके बेसिस पे आप स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे और उन्हीं चेक पॉइंट्स के बेसिस पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ फर्दर कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ IIT JAM। ठीक है, शुरू करते हैं भाई सेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम बात करने वाले हैं 2025 को टारगेट करते हुए। तो IIT JAM 2025 को टारगेट करते हुए किन इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान आपको रखना है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई वीडियो। मैं पहले कुछ एक लिस्ट बताती हूँ कि किन किन चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वीडियो में, उसी के बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़, किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए इंपॉर्टेंट है आपके पास एग्जाम का एनालिसिस होना, मतलब एग्जाम पैटर्न का पता होना इंपॉर्टेंटली। एग्जाम कैसा पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे नहीं पूछे जाते हैं, उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। ये जानना बहुत जरूरी इसलिए भी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ आपके सेमेस्टर एग्जाम्स की या इन जनरल जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं उनमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर यहाँ वो सिनेरियो नहीं है। इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे जनरली MCQ MSQ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पर आपको हर चीज़ के डिटेल्ड डेरिवेशन की या हर चीज़ को रिटर्न में सब्जेक्टिव तरीके से प्रिपेयर करने के लिए नहीं है। आपको ज़रूरत किस चीज़ की है, एक स्मार्ट प्रिपरेशन की, एफिशिएंट प्रिपरेशन की और एक्यूरेसी की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज़ जो मुझे लगता है आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए वो है एग्जाम एनालिसिस। यहीं पर मैं मेंशन भी करना चाहूंगी, एग्जाम एनालिसिस आता है भाई आपके पास, जैसे सपोज अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो सबसे पहले आपको फिजिक्स का सिलेबस पता होना चाहिए कि IIT JAM में क्या क्या सिलेबस आने वाला है। ठीक है, वंस यू नो द सिलेबस, आपको पता है कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स आएंगी, उन पर्टिकुलर यूनिट्स की एग्जाम में वेटेज कितनी है ना, ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेटेज के हिसाब से ही आप डिसाइड कर पाते हैं कि भाई मुझे इस यूनिट को इतना टाइम देना है, इस यूनिट को इतना टाइम देना है। ऑब्वियसली पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई यूनिट अच्छी लगती है तो उसे उसमें कम टाइम देना पड़ेगा, किसी को कोई यूनिट बहुत डिफिकल्ट लगती है तो उसमें ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट इन जनरल बात करूँ तो पेपर में कौन सी यूनिट कितने नंबर की आती है उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पता कर लेनी चाहिए एग्जाम के लिए, ठीक है, या फिर पाथ टू फॉलो। बस यही 3 चीजें हैं जाम को प्रिपेयर करने के लिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई तीसरी फोर्थ चीज की जरूरत है आपको। इन्हीं 3 चीजों में सब चीजें आ जाती हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं आपके एग्जाम के पैटर्न के बारे में। एग्जाम का पैटर्न कुछ इस तरह का रहता है आपके पास। एज आई सेड, सेमेस्टर एग्जाम्स जो होते हैं आपके पास, उनमें जो मैटर रहता है आपके, उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेमेस्टर एग्जाम्स में या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव। और यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोले तो कि आपको क्वेश्चन भाई खुद से सॉल्व करना है, हमें बस आंसर चाहिए, है ना। यहाँ पर आपको हर चीज को एक्सप्लेन करना है, हर चीज को बताना है कि आप आंसर तक पहुंचेंगे कैसे। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट पैटर्न नाउ। यहाँ पर आपके पास 3 तरह के सवाल आते हैं, MCQ, MSQ एंड NET टाइप के, है ना। ये 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं आपसे पेपर में। जैम का
एग्जाम पैटर्न और गेट का एग्जाम पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, वहां भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉट एग्जैक्टली सिमिलर बट इसी तरह से सेक्शन डिवाइडेड है वहां पर भी, ठीक है। तो एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू में आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के, प्लस 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के। तो ओवरऑल आपका जो वेटेज कैरी करता है ये है भाई आपके पास क्या, ये है आपके पास क्या, बेसिकली आपके पास क्या है 10, यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन, सॉरी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने मार्क्स गलत लिख दिए हैं, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके प्लस 20 क्वेश्चंस, कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। मैंने वहां पर मार्क्स का नहीं क्वेश्चंस लिखना था पर रेशो गलत लिख दिया था, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन प्लस 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पे ये क्वेश्चन जो होते हैं ये 1 नंबर के होते हैं आपके पास, एंड दीज आर ऑफ 2 मार्क्स। तो टोटल फर्स्ट सेक्शन जो पार्ट ए कैरी करता है, एमसीक्यू कैरी करता है, वो कैरी करता है 50 मार्क्स का वेटेज, विच इज वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा है भाई, है ना, 50 मार्क्स, ठीक है। अच्छा, दूसरा सेक्शन है आपके पास एमएसक्यू सेक्शन, उसकी बात करें तो उसमें जनरली 2 नंबर के ही सवाल पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 10 × में 2, ठीक है, 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑफ 2 मार्क्स ईच, यानी कि 20 मार्क्स। एनईटी में अगेन आपका सेम रहता है कि भाई 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके 1 मार्क्स के और 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके 2 मार्क्स के, जो मैंने ऊपर लिख दिया था गलती से, ठीक है। तो यहाँ पर 10, यहाँ पर आपका रहता है 10 क्वेश्चंस प्लस 10 क्वेश्चंस 1 और 2, यानी कि 30 मार्क्स। टोटल कितना हुआ 100 मार्क्स। अच्छा, सिर्फ एग्जाम पैटर्न जान लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये भी है कि मुझे कितने नंबर चाहिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग, भले ही एग्जाम क्वालिफाइंग नंबर बहुत कम है, बट टू गेट एडमिशन इन अ गुड आईआईटी और अच्छी जगह पर जाने के लिए आपको अच्छे नंबर जरूरी है। ऐसा नहीं है, भले ही देखो, भले ही आईआईटी जाम की कट ऑफ 20-30 ऐसे चली जाती है, लेकिन 20-30 पे एडमिशन कहीं भी नहीं होता, वो जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स है ना, उसमें एडमिशन कहीं भी नहीं होगा अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आपको अच्छे नंबर चाहिए टू गेट एडमिशन इन अच्छी आईआईटी। और अगर मैं टॉप आईआईटीज की बात करूं तो आपके रैंक्स बिलो 100 होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी बहुत अच्छी आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए, उसके बहुत अच्छा स्कोर होना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसा कह देना कि आईआईटी जैम कम स्कोर से पास हो जाता है, हाँ डेफिनेटली हो जाता है भाई, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, आपकी मंजिल कितनी अच्छी तय की है, कितना टॉप डेस्टिनेशन आपने सेटल किया, वहां तक पहुंचने के लिए उतना ही ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस करना है, 100 में से अगर मैं कह रही हूँ 30 मार्क्स में क्वालिफाई हो रहा है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए बात कर रही हूँ, फिजिक्स में तो इन जनरल 20-25 इस तरह से कट ऑफ रहती है, तो 25 अगर एवरेज मान ले कि 25 में हो गया, फिर भी आपको एक नॉर्मल एवरेज आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए प्लस 20 मार्क्स चाहिए, यानी कि 45 to 50 के आसपास मार्क्स आपको चाहिए किसी अच्छी ठीक ठाक आईआईटी में एडमिशन लेने, अच्छी नहीं कह रही हूँ, टॉप आईआईटीज नहीं कह रही हूँ, डेफिनेटली ठीक ठाक आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए आपको 45 to 50 मार्क्स चाहिए, ठीक है। देन अगर उसके और टॉप आईआईटीज की बात करें तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके नंबर 60 प्लस हैं या 70 प्लस हैं तो आप बहुत अच्छी आईआईटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरा एडमिशन किसी बहुत अच्छी आईआईटी में हो जाना चाहिए, फिर आप टारगेट कर सकते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी, डेफिनेटली, है ना। जितनी अच्छी आईआईटी में जाना चाहते हैं उतना ही अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे और उतना अच्छा डेस्टिनेशन डिसाइड किया है तो उतनी ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। अगली बात करें, अगली चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी, तो मैं डिस्कस करना चाहूँगी एग्जाम की एनालिसिस के बारे में, विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देखो, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो यहाँ पर कुछ यूनिट्स हैं टिपिकली जो पूछी जाती है। पहली यूनिट आपके पास है मॉडर्न फिजिक्स, दूसरी है आपके पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, देन यू हैव क्लासिकल मैकेनिक्स, फिर है आपके पास वेव्स ऑसिलेशंस एंड ऑप्टिक्स,
then you have EMT, then you have mathematical physics obviously, मैथमेटिकल मेथड्स जिसको कहते हैं, देन यू हैव थर्मोडायनेमिक्स, है ना, प्लस स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो, ये दोनों कंबाइन होके। तो ये सारी यूनिट्स है जो आपसे पेपर में पूछी जाती है। किसी का वेटेज थोड़ा सा कम, किसी का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा। ऑल्सो पेपर टू पेपर भी वेरी करता है, कभी कभी किसी की वेटेज ज्यादा आ जाती है, कभी कभी किसी की वेटेज कम आ जाती है। तो सपोज कोई अगर किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में चला गया पेपर बनना जहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स में ज्यादा काम होता है, तो वहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स की वेटेज ज्यादा आ जाती है। कहीं पर ऐसा हो गया जहाँ ऑप्टिक्स के रिसर्च अच्छी होती है, या ऑप्टिक्स ज्यूरी मेंबर्स में, या फिर जो एग्जाम बना रहे हैं आपका उनमें अगर कोई ऐसा बंदा है जिसका ऑप्टिक्स स्ट्रॉन्ग है, तो वो ऑप्टिक्स के क्वेश्चन अच्छे डालेगा, और जितना ज्यादा एक्सपर्ट होगा उतने ही अच्छे और टफ क्वेश्चंस भी डालेगा। और इसी के साथ साथ मैं वेटेज तो ठीक है, वेटेज के साथ साथ एग्जाम का लेवल जो है, क्वेश्चंस का लेवल भी वेरी करता है। कोई एक दो सेक्शन बहुत टफ आएंगे, एक दो सेक्शन बहुत इजी आएंगे जो बहुत बेसिक से बहुत आराम से हो जाएंगे, कुछ मीडियम आएंगे। एग्जामिनर को पेपर जो बनाना है वो सब तरह का मिक्स बनाना है ना। इन्हीं यूनिट्स में से आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा, इजी भी मिलेगा, मीडियम भी मिलेगा और टफ भी मिलेगा। उसे सब चीजें यहीं से सेटल करनी है। तो कोई सेक्शन इजी होगा, कोई सेक्शन टफ होगा, ठीक है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट सम रफ आइडिया। यहाँ से 14 से 15 नंबर का ऑन एन एवरेज पूछ लिया जाता है, ठीक है। और बात करें, यहाँ से भी आपका ऑलमोस्ट 15 to 18 मार्क्स के आसपास पूछ लिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इटसेल्फ अच्छे खासे नंबर कैरी करता है और स्कोरिंग भी है ऑल्सो, ठीक है। मैकेनिक्स की बात करें तो यहाँ मैकेनिक्स भी काफी अच्छी वेटेज कैरी करता है, 18 to 19 मार्क्स के आसपास, ठीक है। मैं ये एवरेज बता रही हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि ओवरऑल 100 हो जाए। ऑन एन एवरेज चीजें हो रही है कि भाई कभी किसी का रेशियो कम ज्यादा ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। देन यू हैव वेव्स एंड ऑसिलेशन, यहाँ पर भी आपके पास 15 to 17 मार्क्स का रहता है। यहाँ पर भी आपके पास ऑलमोस्ट 18 मार्क्स का रहता है। मैथमेटिकल मेथड्स की अगेन बात करो तो लेट्स से 15, यहाँ पर भी आपके पास 12 to 13 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल सारी की सारी यूनिट्स ही ऑलमोस्ट सेम वेटेज कैरी करती है। 14 to 15 ऑन एन एवरेज अगर कह दे तो सारी यूनिट्स ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज कैरी करती है। अब कुछ बातों पे डिपेंड करता है कि आपको इनको कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है। पहली चीज, आपकी ऑलरेडी कुछ फेवरेट यूनिट होंगी, कुछ ऐसी यूनिट होंगी जो आपको नहीं पसंद है ना। तो जो आपको पसंद है सबसे पहले जल्दी जल्दी उनका सिलेबस देखिए और उनको सिलेबस को खत्म करिए, है ना। सबसे पहला तरीका वो है। फिर उसके बाद मीडियम वाली पे, जिन पे थोड़ी कम मेहनत करनी है, वो वाली खत्म करिए। आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई इतनी क्वेश्चंस मैं कर पा रही हूँ, इतने पार्ट में अटेम्प्ट कर पा रही हूँ, इतने नंबर आ पा रहे हैं, एडिशनली और कितने नीडेड हैं। उसी हिसाब से आपको जो यूनिट नहीं आती है उन चीजों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई, उन चीजों पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपके पास बेसिकली अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो सारी की ही इक्वल वेटेज है, लेकिन इनमें से भी कुछ चीजें जो मैंने नोटिस की है बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होती है जिनसे में। ये जो 2 यूनिट है आपके पास, ऊपर में जो 2 यूनिट लिखी है मैंने, ये बहुत स्कोरिंग यूनिट है, ये बहुत स्कोरिंग है भाई, दीज आर स्कोरिंग, ठीक है। और इसके बाद ऐसी जो 2 यूनिट जो डिमांड करती हैं आपका टाइम भी, आपका अटेंशन भी, आपकी प्रैक्टिस भी, जो बहुत ज्यादा डिमांड करती हैं, उन 2 यूनिट के बारे में बात करूं तो वो 2 यूनिट है भाई आपके पास। पहली यूनिट है मैकेनिक्स और दूसरी यूनिट है ईएमटी। ये दोनों ही यूनिट ऐसी हैं जो टाइम भी मांगती हैं और प्रैक्टिस भी मांगती है। तो अगर आपने इनको टाइम दिया उतना ही बेटर परफॉर्म कर पाओगे एग्जाम में। लेकिन अगर सोचो कि भाई पढ़ लो और खत्म हो गया मामला, अब क्वेश्चन हो जाने चाहिए, ऐसा नहीं होगा। ये दोनों ही यूनिट डिमांड करती है अच्छी होल्ड चीजों की। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, 11th-12th वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है, तो आपको ये 2 यूनिट बहुत ईजी लगने वाली है, तो ज्यादा समस्या नहीं होगी आपको। जैसे अगर सपोज आपने आईआईटी जेई की तैयारी की है या फिर नीट की तैयारी की है तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है।
तब तो ऑब्वियसली एंड डेफिनेटली आपकी ये यूनिट्स कैसी होने वाली है, स्कोरिंग डेफिनेटली आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज बाकी की सारी यूनिट जो देख पा रहे हैं आप, ये मैथमेटिकल मेथड्स आल्सो इज अ वेरी स्कोरिंग यूनिट। कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, है ना। सेम फॉर थर्मोडायनेमिक्स, ये सारी की सारी यूनिट्स जो है स्कोरिंग है एंड ज्यादा टाइम डिमांड नहीं करते आई वुड से। तो आप इन चीजों पे भी ध्यान रखेंगे कि कौन सी यूनिट ज्यादा स्कोरिंग है, इनमें मेरे को ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, जल्दी काम हो जाने वाला है, और कौन सी यूनिट ऐसी है जिसपे मुझे मेहनत करने की जरूरत है। और इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप एक रोड मैप डिसाइड करते हो कि मुझे क्या करना है ना, हाउ टू कैरी फॉरवर्ड दिस प्लान, इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, ये जो एनालिसिस हुआ है इसको कैरी फॉरवर्ड कैसे किया जाए। अब ये जो एनालिसिस है ये डिसाइड करने वाला है कुछ चीजें। क्या डिसाइड करने वाला है कि आपका प्रिपरेशन मोड क्या होने वाला है, ठीक है। इसके बारे में भी काफी बार बातें हुई है हमारी। प्रिपरेशन मोड क्या होने वाला है, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ हमेशा लगता है, चाहे आप किसी कोचिंग सेंटर से एनरोल हो जाए, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एनरोल हो जाए, या फिर नहीं भी हो तब भी सेल्फ हमेशा नीडेड होता है। आपकी मेहनत हमेशा यूज काम आती है, आपकी मेहनत हमेशा रिक्वायर्ड होती है, तो उसके बिना तो कभी कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहली चीज है सेल्फ। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो अपनी जो बुक्स हैं सेमेस्टर की उन पे ध्यान दीजिए, उन पे कमांड अच्छी करिए, अपने टॉपिक पे होल्ड अच्छी करिए, है ना। टॉपिक पे होल्ड अच्छी कर सकते हैं। थोड़ा सा रिसर्च करके आप कुछ अच्छे यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि जैसे मोस्ट ऑफ द जो अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्या करते हैं, अपना प्लान पहले ही ओपन कर देते हैं कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस थिंग, है ना। जैसे हमारी अभी करंटली सीरीज चल रही है तो हम उसका पहले ही शेड्यूल भी दे देते हैं सारी की सारी का, और ऑलमोस्ट सब चीजों के बारे में पहले ही इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि हम क्या करने वाले हैं इसके बारे इस सीरीज में और क्या नहीं करने वाले। तो ऐसी ही चीजों में किसी अच्छी जगह को सर्च करिए, उसकी प्लेलिस्ट को देख लीजिए, इसको फॉलो करना है। 50 जगह अलग अलग जगह एक ही टॉपिक के लिए अगर 50 अलग अलग पर्सपेक्टिव लेने जाओगे तो फिर बहुत कंफ्यूज हो जाओगे चीजों को लेके। इसलिए सेटल डाउन करिए कि भाई यहाँ से चीजें पढ़नी है और ऐसे चीजें पढ़नी है। हाँ, आई एग्री, सेकंड ओपिनियन आप ले सकते हैं, बट एक ही चीज के पीछे हर जगह नहीं घूमे हुए, ठीक है। तो डिसाइड करिए। यूट्यूब से वीडियोस देख सकते हैं। वंस यू हैव कंप्लीटेड द सिलेबस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करूं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी आपके पास देखो, ज्यादातर अगर मैं बोलूं कुछ और नहीं कर सकते, हमें नहीं पता है कि टेस्ट सीरीज कहां से लें या क्या चीजें करें, कुछ लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद से IIT JAM, CUET PG, TIFR एंड जेस्ट, चलो थोड़ा सा गेट को भी, नॉट 100% आई वुड से, थोड़ा सा गेट को भी, क्योंकि इनके जो सिलेबस है थोड़े से एडवांस होने लगते हैं। तो इन सब के क्वेश्चंस, स्पेशली इनके क्वेश्चंस अगर आप अपने आप से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं ना, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। दिस इज हाउ यू कीप अ ट्रैक ऑन कि मेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है ना भाई, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो इससे आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और फिर से आप रीचेक कर सकते हो कि मुझे किस स्टेप पे वापस जाना है, कौन सी यूनिट को ज्यादा ध्यान देना है, कौन सी यूनिट को थोड़ा सा कम ध्यान देने की जरूरत है। इन सब चीजों पे ध्यान दे सकते हो, ठीक है। दूसरा मोड हो सकता है कि आप किसी को डेडिकेट, किसी और का प्लान फॉलो कर रहे हैं, किसी और का प्लान, आई मीन टू से किसी भी आप लर्निंग प्लेटफॉर्म से एसोसिएटेड है। अगर आप किसी लर्निंग प्लेटफॉर्म से एसोसिएटेड है तब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट वहां पर भी कुछ बातें जो मैं मेंशन करना चाहूंगी कि इन चीजों का ध्यान तब भी रखिए। मेक श्योर आप अपना टॉपिक कंप्लीट करें ऑन टाइम। इसका मतलब पता है क्या है, बैकलॉग नहीं करना है, बैकलॉग नहीं करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
खुद से स्टडी कर रहे हैं या फिर लर्निंग प्लेटफॉर्म है कोई जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में आपको बैकलॉग नहीं क्रिएट करना है। अगर आप टाइम टू टाइम करते रहेंगे चीजें तो पाइल अप नहीं होंगी, एक बंडल नहीं बनेगा, आप पैनिक नहीं करेंगे और उतना ही स्मूथली आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, टॉपिक कंप्लीट करिए टाइम पर। जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए हैं उन्हें जरूर करिए, क्योंकि वही बताएगा कि टॉपिक कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ। टॉपिक सिर्फ पढ़ने से कंप्लीट नहीं होता। यहाँ पर सब्जेक्टिव पेपर में ठीक है टॉपिक पढ़ने से कंप्लीट हो गया, आपको लिखना है कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, किसी डेरिवेशन को कैसे अटेम्प्ट करना है, पर यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। अगर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो यू नीड टू गो बैक एंड रिवाइज द टॉपिक अगेन। ठीक है, तो ये चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा। और जो भी टेस्ट होते हैं ना, टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करिए, जरूर अटेम्प्ट करिए है। और रिवीजन का अपना एक शेड्यूल बनाइए। ये ऑलमोस्ट कॉमन चीजें हैं दोनों की, है ना। रिवीजन शेड्यूल जरूर बनाइए। और यहां भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, जो भी टॉपिक आपने खत्म किया है, जो भी यूनिट आपने खत्म किया, उसके रिस्पेक्टिव पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करके देखिए क्या आप कैपेबल हो उन्हें सॉल्व करने के। अगर आप पिछले साल वाला पेपर सॉल्व कर सकते हो तो डेफिनेटली आप इस साल वाला कमिंग पेपर भी सॉल्व कर पाएंगे। इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, इन्हीं सब चीज़ों को फॉलो करेंगे, इन्हीं सब एनालिसिस को ट्रैक करेंगे, अपनी पाथ को मेंटेन रखेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, तो आप डेफिनेटली IIT जैम का टारगेट भी अचीव कर पाएंगे। और आई वुड से इट्स हाई टाइम कि आप लोगों को प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने आपके पास है। 7 महीने आई वुड से फैब में बिगिनिंग में या मिड में पेपर होगा आपका, तो उस हिसाब से आपके पास ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने हैं। अगर मैं बात करूँ तो उन 7-8 महीनों में IIT जैम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सकती है, बहुत अच्छे से हो सकती है। इतना टाइम इज सफिशियंट, इवन मोर देन सफिशियंट आपको एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और मैं इंपॉर्टेंटली बोलूँ, अगर आप बात करेंगे, अगर आप IIT JEE या नीट की तैयारी कर आए हैं तब तो आपके लिए सिलेबस और आसान हो जाने वाला है। बस टॉपिक्स थोड़े बढ़ जाते हैं क्योंकि ग्रेजुएशन में थोड़े और टॉपिक ऐड अप हो जाते हैं, तो इसलिए उनका लेवल थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इंक्रीज हो गया, बट नहीं, लेवल इंक्रीज नहीं होता है, नंबर ऑफ टॉपिक्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली IIT जैम का टारगेट जरूर अचीव कर पाएंगे। इसी के साथ मैं आज की वीडियो क्लोज करना चाहूंगी। और इन्फॉर्मेशन के लिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।